बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है सबका? ठीक है, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हमारा साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 15 है और दिस लेक्चर डील्स विद द टॉपिक ऑफ रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी। बहुत आसान टॉपिक है। अच्छा, रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जो कि किसी भी सब्जेक्ट की बैकबोन होता है, ठीक है। और आई होप कि आपने ये टॉपिक पहले पढ़ा होगा अपनी पहले जो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपने ये स्टडी किया होगा, लेकिन साइकोलॉजी में ना इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी डिफरेंट है, मैच करती हैं बाकी सब्जेक्ट्स की रिसर्च मेथडोलॉजीज़ के साथ, लेकिन साइकोलॉजी में ना इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट हैं। किस हवाले से? क्योंकि हमने इसमें अब नॉर्मल हर तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं वो किस तरह से हमने करने होते हैं और उनकी रिसर्च हमने किस तरह से करनी होती है। तो इस वजह से जो रिसर्च है ना साइकोलॉजी में वो डिफरेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। यानी बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें इस लेक्चर में आप सुनोगे कि आप उसको खुद भी एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते होगे और मेरे बताने के बाद, सुनने के बाद आप उस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि हाँ, ये हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। तो रिसर्च बेसिकली होता क्या है कि रिसर्च किसी भी सब्जेक्ट की बैकबोन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। अच्छा, जो हर सब्जेक्ट है ना क्लास, वो अपने अपने सोर्सेज की वजह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो मेथड्स साइकोलॉजी में यूज़ होते हैं उनको हम कहते हैं कि रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी, ठीक है। अच्छा, बेसिकली किसी भी कैफियत या सूरत हाल में पाए जाने फैक्ट्स और फिगर को जब हम तलाश करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम रिसर्च करते हैं, यानी उर्दू में जिसको हम तहकीक करना कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन, तहकीक करना। यानी किसी भी कैफियत या सूरत हाल में पाए जाने वाले फैक्ट्स एंड फिगर्स को तलाश करने का जो नाम है वो क्या है जी? रिसर्च है। अच्छा, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि किसी भी प्रॉब्लम के सामने आने पर शुरू होता है। यानी अगर हमें लेट्स से इसके अगर हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और हम क्या करते हैं कि उसके बारे में सोचते हैं कि अब हाँ, इस प्रॉब्लम को हमने ख़त्म किस तरह से करना है, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा इंटरेस्टेड टॉपिक होता है, जो कि जहाँ पे हमारा जो हमारी हमारी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होती है, हम उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं और इसको डिस्कवर करने तक जारी रहती है, जब तक ये तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक हम इसका प्रॉपर कोई सोल्यूशन फाइंड आउट ना कर लें। तो रिसर्च में हमेशा रद्दोबदल या कमी की गुंजाइश मौजूद होती है। तो बेसिकली रिसर्च नाम ही फैक्ट्स एंड फिगर्स का, उसको फाइंड आउट करने का है और बाद में उसका सोल्यूशन निकालने का, और इसमें रद्दोबदल होती रहती है वक्त के साथ साथ जो जो रिसर्च करता है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर किसी एक इंसान ने रिसर्च कर ली है एक टॉपिक पे तो कोई दूसरा नहीं कर सकता। लाइक अगर एक नॉर्मल बिहेवियर पे रिसर्च हुई, लेट्स से साइकोलॉजी में एक नॉर्मल जो बिहेवियर पे रिसर्च हुई है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि किसी एक ने की है। बहुत सारे रिसर्चर्स हैं साइकोलॉजी में कि जो नॉर्मल लोगों के बिहेवियर पे रिसर्च करते हैं, जो तो मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, मूड डिसऑर्डर्स के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। तो अपना अपना लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है कि आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो और आप उसके बारे में करना चाहते हो। लाइक मुझे याद है कि जब मैंने कोई सर्वे किया था और मैंने वीमेन जॉब के हवाले से किया था कि किस क्या क्या उनको क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं जी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिसर्च मेथडोलॉजीज जो है, रिसर्च मेथड्स जो हैं वो साइकोलॉजी में कितनी तरह के 8 हम स्टडी करेंगे। जिनमें सबसे पहले जो आ जाता है वो है हमारे पास ऑब्जर्वेशनल मेथड। जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो कि आज हम स्टडी करेंगे वो है जी डे बुक मेथड। इसके साथ साथ हम बायोग्राफिकल जो है को स्टडी करेंगे। ये क्यों आज हमने चूज़ किए हैं? बेसिकली जो ऑब्जर्वेशनल मेथड है ना, इसकी आगे से टाइप्स हैं और पेपर में अक्सर एक तो सर्वे मेथड भी इसमें है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, बहुत वास्ट टॉपिक है। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड चूँकि अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये ऑब्जर्वेशनल मेथड अक्सर पेपर में सवाल कर लिया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पूछ लिया जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि ऑब्जर्वेशनल मेथड है क्या। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशनल मेथड कि ऑब्जर्वेशनल मेथड क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं जी। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड की जो टाइप्स हैं वो एक तो हो गया इंट्रोस्पेक्शन मेथड। सबसे पहले जो इसकी टाइप आ जाती है वो जी हमारे पास आ जाती है जी इंट्रोस्पेक्शन।
कैमरा को ज़रा देख लें। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी एक्सटर्नल। फिर हमारे पास आती है नेचुरलिस्टिक। ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद फील्ड स्टडी का मेथड आता है और इसके बाद कोरिलेशन मेथड भी आता है। कोरिलेशन आई होप सो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इसमें हम साइकोलॉजी की एग्जांपल्स के हवाले से बात करें। कोरिलेशन मेथड आ जाता है। ये हैं जी ऑब्जर्वेशनल मेथड की टाइप्स, और पेपर में अक्सर ये सवाल आता होता है कि ऑब्जर्वेशनल मेथड की टाइप्स बताएं कौन कौन सी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड को। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो होता है बेसिकली ये यहाँ से, जैसे मैंने मेमोरी वाले टॉपिक में आपको बताया था कि जंक्शन स्टाइल में पढ़ा करें आप इसको इस तरह से, चूँकि जब आप इसकी जंगिंग कर लेते हो ना, इसको छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड करके किसी भी चीज़ को याद कर लेना, तो वो क्या होता है कि आपकी मेमोरी फ़ौरन से पिक करती है। आपका जो एक मेमोरी स्टेटस होता है ना, वो उस चीज़ को फ़ौरन से अडॉप्ट कर लेता है कि अच्छा ऑब्जर्वेशनल मेथड में इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, यानी ऑब्जर्व योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, अपनी ज़ात का मुताला, ठीक है। और इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब होता है, जिसमें हम कोई भी रिसर्चर जो कि रिसर्च कर रहा है, अच्छा ये बात याद रखिएगा कि जो इंसान रिसर्च कर रहा होता है उसको रिसर्चर कहते हैं। तो साइकोलॉजी में एक तो रिसर्चर करते हैं रिसर्च मेथडोलॉजिस्ट की मदद से कोई भी रिसर्च, और एक साइकोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट ने अगर किसी ने कोई इशू फाइंड आउट करना है किसी पेशेंट का, तो वो रिसर्च करते हैं, तो उसके लिए वो डे बुक मेथड, बायोग्राफिकल मेथड को इस्तेमाल करते हैं, फील्ड स्टडी करते हैं। तो ये होता है कि यानी रिसर्चर भी करते हैं रिसर्च इसमें, और साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट भी करते हैं। साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि आपकी कह लो कि थेरेपी की मदद से आपकी हेल्प करते हैं। साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिकल डॉक्टर होता है, जो कि मेडिसिन जो है वो आपको देता है, मेडिसिन की मदद से ट्रीट करता है। अच्छा, सबसे पहले तो जो भी एक बात याद रखिएगा कि ऑब्जर्वेशनल मेथड जो है, ऑब्जर्वेशन कहते हैं किसको हैं, ऑब्जर्वेशन बेसिकली किसी चीज़ को गौर से देखना, इसका जायज़ा लेना, इसकी जांच करना, इसको देखना जो है इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो साइकोलॉजी में सबसे पहले मेथड इस्तेमाल, रिसर्च में सबसे पहला मेथड इस्तेमाल ही ऑब्जर्वेशन का होता है कि मुशाहिदा किस तरह से हो रहा है किसी भी चीज़ का। तो इंट्रोस्पेक्शन का मेथड जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था वो एस.टी. ऑगस्टाइन ने करवाया था। इनका नाम ले देती हूँ मैं, एस.टी. ऑगस्टाइन ने जो है इनका इसको इस मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका कहना है कि सबसे पहले जो रिसर्चर या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ऑब्जर्वेशन करने जा रहा है, वो सबसे पहले अपनी ज़ात का मुताला करेगा, अपनी ज़ात के बारे में, अपनी ज़ात को ऑब्जर्व करेगा कि क्या वो मैं अपने बारे में सही से बता सकता हूँ या नहीं, क्योंकि जब तक अपने बारे में आप सही तरह से नहीं बता सकेंगे, आप किसी और के ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि अपनी मेंटल सिचुएशन, मेंटल स्टेट, अपने माइंड तक आपका असेस इजी हो जाता है। आप इस बात से ये जाहिर होता है कि आप अपने माइंड तक असेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अगर आप अपने माइंड तक असेस कर पा रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आप बता रहे हो, तो इट मीन्स कि आप नॉर्मल हो, आप अब नॉर्मल नहीं हो, ठीक है। क्योंकि अब नॉर्मल लोग तो अपने बारे में, अपनी मेंटल स्टेट के बारे में तो नहीं बता सकते ना। हम जो कि नॉर्मल लोग हैं वो ये बता सकते हैं कि हमें भूख लगी हुई है, हमें प्यास लगी हुई है, हमें फटीज है, और या कोई भी एंग्री अगर मूड है तो उसको हम सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, या अगर पेन हो रही है कहीं, पेन रिडक्शन मोटिव हमने स्टडी किया, तो सबसे पहले इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो फटाफट किसी तरीके से पेन जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो आप क्या करते हो कि आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि हमारे साथ सिचुएशन ये हो रही है। जब आप इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो इट मीन्स कि आप इंट्रोस्पेक्शन मेथड नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी ज़ात का मुताला नहीं कर रहे हो, ठीक हो गया, बात समझ आ रही है। इंट्रोस्पेक्शन, इसको याद आपने किस तरह से करना है कि सेल्फ स्टडी, अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, इसको इस तरह से याद रखो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जंगिंग स्टाइल में पढ़ो, ठीक है, और छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके याद किया करो ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। मैं रट्टा लगाने के हमेशा खिलाफ हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसको इस इंट्रोस्पेक्शन मेथड को अगर हम हिस्ट्री शोज डैट के रिसर्च में जो
सबसे पहले जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट आया है स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म, ठीक है, जिसमें कौन कौन थे जी, टिचनर वगैरह ने भी, विलियम बॉन्ड ने, विलियम जेम्स ने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को अडॉप्ट करते हुए अपनी लैब्स में इसके अकॉर्डिंगली एक्सपेरिमेंट्स किए। किन्होंने किए हैं? विलियम बॉन्ड ने, टिचनर ने किए हैं, ठीक है, जो कि फंक्शनलिज्म को जिन्होंने एक्सप्लेन किया था प्रॉपरली स्कूल ऑफ थॉट, और स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, ये स्कूल ऑफ थॉट, जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट की जिन्होंने बुनियाद रखी थी, इन्होंने भी किस मेथड को फॉलो किया? इंट्रोस्पेक्शन। अब चलते हैं जी, मैं ये रेस कर देती हूँ, ठीक है, फिर साथ साथ लिखते जाएंगे, ये भी रेस करते हैं ताकि ज़्यादा लिखा जाए। अब हम चलते हैं जी, इंट्रोस्पेक्शन आपको समझ आ गई कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन को कहते हैं, अपनी ज़ात का मुतालिया करना क्या कहलाता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अब चलते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और डिसएडवांटेजेस क्या, ठीक है। सबसे पहले तो क्लियर नजर नहीं आ रहा, चलिए इसको रेज कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं। पहले एडवांटेजेस की बात, इसके फ़ायदे क्या है इस मेथड के? तो नंबर 1 जो है इसका फ़ायदा वो आ जाता है जी, असेस टू माइंड। क्या होता है कि जो भी इंट्रोस्पेक्शन मेथड कर रहा है उसे अपनी मेंटली स्टेट तक असेस है, ठीक है, वो बता पा रहा है कि मेरे साथ क्या मामला है, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मेरे इस टाइम इमोशंस क्या हैं, मेरे इमोशंस माइंड स्टेट क्या है। तो दिस इज़ कॉल्ड, इसका फर्स्ट जो बेनिफिट है वो ये है कि असेस टू मेंटल प्रोसेस। उसके बाद आ जाता है जी अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम। देखिए, लेट्स से इसके देखिए, एक होता है डिप्रेशन और एक होता है एंजाइटी। डिप्रेशन और एंजाइटी का ये याद रखिएगा कि डिप्रेशन हमेशा पास एक्सपीरियंस का होता है, और एंजाइटी जो होती है वो मुस्तकबिल की कोई भी फिक्र हो सकती है। यानी डिप्रेशन आप पास को सोच सोच के कि फलां चीज़ गलत हो गई तो डिप्रेशन हो रहा है हमें, ये जिस वर्ड हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो चीज़ आ जाती है ना एंजाइटी, वो होती है फ्यूचर। लेट्स से इसके अगर जो रिसर्चर है, लेट्स से इसके अगर मैं हूँ या आप लोग रिसर्च करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ कर रहे हो ऑब्जर्वेशन का, कि अपनी ज़ात का मुताला कर रहे हो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो उसमें नंबर 1 जो चीज़ आ जाती है असेस टू माइंड। आप अपने माइंड तक असेस हासिल कर पा रहे हो, आप अपनी कॉन्शियस सिचुएशन को एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि मेरे साथ इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम है। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम से मुराद हो जाता है कि लेट्स से अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी है, आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि मेरे साथ ये मसला है, या अगर कोई तासुब है आपके जहन में, कोई प्री जजमेंट है किसी चीज़ के हवाले से कि फ़लाँ लोग इस तरह के होते हैं, तो आप उस चीज़ को बता पा रहे हो कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अच्छा, नंबर जो 3 है इसका एडवांटेज, ये मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, लेकिन अभी ये लेक्चर सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सिंपल और इजी, ये बहुत सिंपल है, ये बहुत इजी है, क्योंकि हर शख्स जो बात कह रहा होता है ना, वो इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ होता है कि वो क्या बात कह रहा है, उसको पता होता है कि मैं क्या बात कह रहा हूँ, ठीक है, और इसके मीनिंग क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या हो सकता है किसी दूसरे इंसान पे। इकोनॉमिकल है, किस तरह से? कम खर्च होता है, कोई इस तरह को कोई सिस्टम, जी इकोनॉमिकल है, इसलिए इकोनॉमिकल है जी, इकोनॉमिकल इसलिए है क्योंकि इसके लिए कोई ख़ास एहतमाम नहीं करना पड़ता, कोई लैब अरेंज नहीं करनी पड़ती, कोई जिस तरह से एक्सटर्नल मेथड में हम पढ़ेंगे कि हमें साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, इसमें हमें किसी चीज़ की, हमें बस अपनी ऑब्जर्वेशन करनी है, डेट्स इट, ठीक हो गया। कन्वीनियंट भी है, कन्वीनियंट किस तरह से है कि कम मेहनत लगती है, कम वक्त लगता है, और आप अपने मेंटल असेस तक, आप अपने माइंड तक असेस हासिल कर लेते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि बेस्ड ऑन एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना,
जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ये आपको एक बेस फराहम करती है। कहाँ तक? बेसिकली ये आपको एक्सटर्नल होता है दूसरों का मुताला करना। इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ ऑब्जर्वेशन, और एक्सटर्नल होता है दूसरे लोगों का मुताला करना। ठीक है, क्योंकि ये बात हमें समझनी होगी ना कि जब कोई इंसान कोई ख़ास एक्ट कर रहा होता है या ख़ास कोई रिएक्शन कर रहा होता है तो उसे वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ होता है कि इसका मेरे इस एक्ट का एक्सटर्नल क्या असर हो सकता है लोगों पर। ठीक है, और मेरा ये जो एक्ट है ये किस नौइयत का है, तो जब मैं ये एक्ट करूँगा इसका इम्पैक्ट दूसरे लोगों पर क्या होगा। तो ये बेस फराहम करता है बेसिकली एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन की। इसकी तरफ आ जाते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड के। सबसे पहले तो आ जाता है जी एबनॉर्मल इंडिविजुअल। किस तरह से? इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है ना इस चीज़ का, एबनॉर्मल। देखिए, जो तो नॉर्मल लोग हैं ना वो तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो एबनॉर्मल लोग हैं वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड कैसे करेंगे? उनको तो अपनी ज़हनी कैफियत का ही नहीं पता होता कि हमने किस तरह से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर एबनॉर्मल पीपल। क्या चीज़? इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज़ नॉट गुड फॉर एबनॉर्मल पीपल। फिर आ जाता है जी हमारे पास चिल्ड्रन स्टडी। ठीक है, ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर चिल्ड्रंस, क्योंकि बच्चे अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने से कासिर होते हैं। बड़ा ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होगा ना, बहुत लाइक फाइक, तो वो चलो फिर भी बता दे कि मेरे साथ ये मामला है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि बच्चे जो है ना अपने मेंटल स्टेट को एक्सप्लेन करने से कासिर होते हैं। एनिमल स्टडी, इसके बाद आ जाता है जी एनिमल स्टडी। जानवर क्योंकि अपने इमोशंस का इजहार नहीं कर पाते, इसलिए ये तरीका तो जानवरों का मुताला करने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसकी अपग्रेडेशन किस तरह से हो सकती है? इसको टिचनर के अकॉर्डिंगली वो कहता है कि ट्रेनिंग स्टाफ होना चाहिए, ट्रेनिंग लोग होने चाहिए, बार बार इंट्रोस्पेक्शन मेथड को रिपीट करना चाहिए। अब हम चलते हैं एक्सटर्नल मेथड की तरफ। एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। अच्छा, जो चीज़ अभी हमने पढ़ी है इंट्रोस्पेक्शन मेथड में सेल्फ ऑब्जर्वेशन है ना, तो इसमें है एक्सटर्नल यानी दूसरे अफराद के ज़हनी अफ़ाल और अमाल का जायज़ा लेना। यानी दूसरे अफराद जो होते हैं ना वो किस तरह से इन्वायरमेंट फैक्टर्स को देखते हुए कोई भी एक्ट करते हैं ना, हमने उनका जायज़ा लेना है, ये किस तरह से एक्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि बाज़ औक़ात मसले की नौइयत के पेश नज़र एक से ज़ायद जो है ना माहिरीन एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, कि जिस नौइयत की कोई भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, कोई एक साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, इनमें उन चीज़ों का, उन बिहेवियर्स का जो है मुताला किया जाता है जो कि ओवर्ट होते हैं, कोवर्ट नहीं होते। ठीक है, ओवर्ट बिहेवियर होता है, ज़ाहिरी होते हैं। इसलिए ये वाला जो मेथड है ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें आ जाता है हमारे पास साइंटिफिक मेथड है। फैक्ट्स हासिल करने के लिए साइंटिफिक मेथड का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे लोगों के रवैये को जांचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। असेस टू माइंड यानी किसी के बिहेवियर को स्टडी किया जा सकता है। लाइक अगर आप देखो तो जहनी कैफियत का मुज़ाहिरा चूँकि खारजी किरदार से होता है, इसलिए रिसर्चर खारजी किरदार के मुशाहिदे से ममूल के जहनी अमाल और कैफियत का पता लगा सकता है। लाइक अगर आप देखो, आप उसके सामने अगर लेट से इसके आपने एक टीचर है क्लास में और वो बच्चों के सामने बच्चों की नफ्सियात या बच्चों के किरदार ओवर बिहेवियर का मुताला करना चाह रही, तो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगी ना कि जिससे वो बच्चे रिएक्ट करें और फिर बच्चों का अंदाज़ा लगाया जा सके। लाइक अगर असाइनमेंट ही दे दी है बच्चों को कि असाइनमेंट, कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, यस वी विल डू इट सून, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे क्यों हमें असाइनमेंट मिल गई। तो ये अपने अपने बिहेवियर्स होते हैं। तो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन क्या होता है, लोगों के उन अफ़ाल का जायज़ा लेना, उन बिहेवियर्स का जायज़ा लेना जो कि ऑब्ज़र्व किए जा सकते हैं। समझ आ रही है ना बात आपको? यानी किसी भी इंसान के
उस बिहेवियर का जायज़ा लेना जो कि ओवर्ट हो, ज़ाहिरी हो, नज़र आ सकता हो और उसके अकॉर्डिंगली फैसला करना। अच्छा, इसमें बहुत वास्ट स्कोप है एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन का। इसमें जो सबसे पहले जो आ जाता है जी, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है ना, साइकोलॉजिकल जितने भी टेस्ट है ना, लाइक उसमें आ जाता है जी पर्सनालिटी टेस्ट आ जाता है और इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाता है। तो ये सारे के सारे जो है साइकोथेरेपीज आ जाती हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, साइकोथेरेपीज, जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, इस सब का जो आगाज़ हुआ है ना वो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन से हुआ है। यानी जहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट में, लेट्स से इसके पर्सनालिटी टेस्ट किस तरह से होता है, आप लोगों को उसका अंदाज़ा नहीं होगा। चलिए मैं बता देती हूँ। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को जज करने के लिए कि आप बताओ कि फ़लाँ चीज़ आपको कौन सी चीज़ लाइक है, कौन सी डिसलाइक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फ़ैसला किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि इसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। किस तरह से इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको? नंबर 1 आ जाता है जी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कि ये तरीका चूँकि जहनी मरीज़ों, नाबालिग अफराद और जानवरों के किरदार के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। आप उनके बिहेवियर का अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ उलट होने जा रही है, ऑपोजिट होने जा रही है। इट इज़ नॉट गुड फॉर नॉर्मल पीपल। कैसी स्ट्रेंज है ना ये चीज़। एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट गुड फॉर नॉर्मल पीपल। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। इसके एडवांटेजेस हैं एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन के, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना वो ये है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर नॉर्मल पीपल। कैन एनीबडी टेल मी कि ये क्यों फ़ायदेमंद नहीं है नॉर्मल पीपल के? देखिए, कहीं ना कहीं जहाँ पे इसका फ़ायदा है, हम लोगों के किरदार का जायज़ा ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन हो रही होती है ना, लोगों को पता चल रहा होता है कि हमारी ऑब्जर्वेशन की जा रही है, वो फ़ौरन से अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। वो चीज़ बताते ही नहीं है जो कि उनकी रियलिटी होती है। लेट्स से इसकी अगर साइकोलॉजिस्ट के सामने कोई उसका पेशेंट बैठा हुआ है और वो उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट के सामने क्या करेगा? वो बात से मुकर जाए और या कोई ऐसी बात जो उसके अंदर है, अंदर छुपी हुई है, उसको जाहिर नहीं करेगा। टीचर पूछ रहा है कोई प्रॉब्लम कि आप बताओ कि क्यों प्रॉब्लम, असाइनमेंट क्यों नहीं किया आपने, या आपने लेसन क्यों नहीं याद किया, तो आप क्या करोगे? आप बहाना बना दो। तो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन में बाज़ औक़ात जो होता है, जो कि बहुत अपने, कुछ लोगों को ना अपने किरदार में बड़ी महारत हासिल होती है, वो फ़ौरन से नर्वस नहीं होते, और कुछ लोग बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। तो टीचर जो है ना ऑब्जर्व भी कर लेता है अपने स्टूडेंट्स को कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो बाज़ औक़ात जो बच्चे ओवर स्मार्ट होते हैं ना, वो भी फिर कह लो कि अपनी सिचुएशन को बदल के एक्सप्लेन कर देते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज़ गुड फॉर नॉर्मल पीपल, बट इन सम सिचुएशन इट इज़ नॉट गुड फॉर नॉर्मल पीपल। ठीक है, जैसे हमने इंट्रोस्पेक्शन में पढ़ा है कि नॉट गुड फॉर एबनॉर्मल पीपल, एक्सटर्नल मेथड में हम ये देखेंगे कि इट इज़ नॉट गुड फॉर नॉर्मल पीपल। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। इसके बाद आ जाता है जी कि एक्सपेंसिव है। ये मेथड बहुत एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? जैसे कि हमने इंट्रोस्पेक्शन मेथड में पढ़ा कि वो एक्सपेंसिव नहीं है। ये एक्सपेंसिव इस वजह से है कि हमें बहुत सारे एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। आपको पता है क्लास के बहुत सारी जगहों पे ना, अगर आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपके स्पेशली आर्मी जो टेस्ट होते हैं, उसमें उन्होंने आपके आगे साइकेट्रिस्ट को क्यों बिठाया होता है, साइकोलॉजिस्ट को क्यों बिठाया होता है? बेसिकली वो आपके किरदार का जायज़ा ले रहे होते हैं, आपकी एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं कि आप किस पर्सनैलिटी के मालिक हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट जो है ना हर फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी चीज़ में। वो आपकी, क्योंकि एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन वही ज़्यादा अच्छी कर सकता है जो कि एक्सपर्ट होता है इस चीज़ का, लोगों के किरदार को जज करना। अब हर इंसान जो है ना, हम लोगों के जो आम फिनोमेना है ना वो यही है कि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद हम लोगों के माइंड को स्टडी करना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, माइंड स्टडी नहीं होती, बेसिकली ये बिहेवियर स्टडी है। बिहेवियर से हम लोगों को जज करते हैं कि कोई कितना, यानी पानी में कोई किस तरह से है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, दो मेथड हो गया, एक्सटर्नल हो गया, इंट्रोस्पेक्शन हो गया। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, एक्सटर्नल यानी दूसरे लोगों की ऑब्जर्वेशन की सारी। हियर इज द बोर्ड जी। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। बहुत आसान है ये भी।
ऑब्जर्वेशन, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में होता क्या है बेसिकली, आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि नेचर की बात होने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चीज़ आ जाती है उसमें, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है, अब ये जो चीज़ें हैं ना नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में, इसमें ऑब्जर्वेशन जो है वो किसी लैब में आम छोटी सी जगह पे नहीं हो सकती, ये खुले मैदान में खुली जगह पे हो सकती है, या आप कह लो कि ऐसी ऑब्जर्वेशन जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में हो सके, कुदरती माहौल में हो सके, और लैब में ना हो सके। क्योंकि जब आप लैब अरेंज करते हो तो आप पूरा सारे का सारा सामान अरेंज करोगे, लेकिन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में क्या चीज़ होती है, ऐसी ऑब्जर्वेशन की जा रही होती है जिसमें क्या होता है, कुदरती माहौल में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। अच्छा जी, इसमें रिसर्चर ऐसे हालात और वाक़यात का मुताला करता है जिसको स्टडी करना लैब्स में मुमकिन नहीं होता, बल्कि कुदरती हालात में इनका मुताला किया जा रहा होता है, और ज़्यादा अहम यही होता है कि कुदरती हालात में हो, कुदरती माहौल में हो। इस तरीके कार में सर्वे और एक्सपेरिमेंटल मेथड की तरह बाकायदा प्लानिंग होती है। नंबर 1 तो सबसे पहले क्या है, हमें ये देखना होगा कि प्लानिंग हमने करनी है, ठीक है, प्लानिंग होती है। फिर सबसे पहले मसले की नौइयत बयान की जाती है, ये वाज़ह किया जाता है कि किन लोगों की ऑब्जर्वेशन करनी है, यानी हमारा सैंपल क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने प्लानिंग करनी है, फिर उसके बाद हमने अपना सैंपल डिसाइड करना है। सैंपल डिसाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली हम किस सैंपल को ले रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम ऑब्जर्वेशन करने, कि कौन से लोग हैं, कितना टाइम रिक्वायर होगा और कितनी देर तक ऑब्जर्वेशन चलेगी। ये 3-4 चीज़ें हैं। नंबर 1 प्लानिंग करनी है, फिर हमने सैंपल देखना है, हमारा सैंपल कौन सा, सैंपल किसको कहते हैं, यानी अगर किसी भी पॉपुलेशन में से कोई स्पेसिफिक एक नमूना चूज़ कर लेना, स्पेसिफिक लोगों को चूज़ कर लेना। सैंपल को हम उर्दू में नमूनाबंदी भी कहते हैं। तो लाइक अगर आप देखो क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों से इंटरेक्शन एक टाइम पे नहीं हो सकती, तो टीचर क्या करता है, GR या CR के साथ कांटेक्ट में रहता है कि मेरा मैसेज बाकी बच्चों तक पहुँचा दे। तो वो जो पूरी क्लास में से एक को चूज़ किया हुआ ना, या 2 को चूज़ किया हुआ, तो पूरी पॉपुलेशन में से स्पेसिफिक लोगों को चूज़ कर लेना सैंपल होता है। नंबर 1 प्लानिंग करनी है, फिर सैम्पलिंग करनी है सैंपल, फिर उसके बाद आपने एक्सप्लेन करनी है अपनी सिचुएशन, हम किस चीज़ के हवाले से हम रिसर्च ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, कौन से लोग हैं, ठीक है। अच्छा, इस मेथड में वेरिएबल्स के इफेक्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है जिसे ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि रिसर्चर जो है वो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स की वजाहत वाज़ेह तौर पे करे नेचुरलिस्टिक में। इसमें स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट से क्या मुराद होता है उसको पता होना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि कॉन्सेप्ट्स के मीनिंग मुख्तलिफ कंडीशन में चेंज हो रहे होते हैं। लाइक अगर आप देखो, ये चीज़ याद रखनी है आपने कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना किसी भी चीज़ के, वो डिफरेंट सिचुएशंस में चेंज हो रहे होते हैं। किस तरह से चेंज हो रहे होते हैं क्लास, मसलन गुस्सा अगर आप अपने किसी एनिमी पे निकाल रहे हो, या बॉक्सिंग या कराटे करते हुए कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो चलो अच्छा समझा जा सकता है ना गुस्सा। अब ये तो नहीं कि आप कराटे करने गए या बॉक्सिंग करने गए वहाँ जाकर आप चुप करके बैठ जाओ, तो डेफिनेटली वो खेल ही कुछ ऐसा वो रिक्वायरमेंट उस चीज़ की। लेकिन अगर यही गुस्सा आप अपने वालिदैन पे कर दो, खुदा ना खास्ता, वैसे तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, खुदा ना खास्ता अगर कभी ऐसा कोई फेल कर देते हो तो ये गलत कंसिडर होगा ना। तो गुस्से का इजहार हर जगह ना तो अच्छा है ना तो हर जगह बुरा है, ठीक हो गया। कंसेप्ट उसको पता होना चाहिए रिसर्चर को, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और सिचुएशंस क्लियर हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद आ जाता है कि इस तरह से जो रिसर्चर है उसको इंटेलिजेंस पर भी अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें कि अगर रिसर्चर जो है जहानत के टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहा है, उसके ऑब्जर्वेशन जो है नेचुरलिस्टिक करना चाहता है, तो वो ये एक्सप्लेन करेगा इसके नज़दीक इंटेलिजेंस क्या है, इसके नज़दीक जहानत क्या है। क्या जल्दी याद कर लेना जहानत है, या कोई इंटेलिजेंस टेस्ट को पास करके अच्छे स्कोर ले लेना जो है वो जहानत है, या कोई जनरल नॉलेज का इल्म रखना जहानत है, या अच्छी और खूबसूरत या अनोखी शरारत करने वाला जो बच्चा है वो ज़हीन है। तो लेट्स से इसके अगर कोई आपकी क्लास में आया और आपकी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, या अगर आपके अगर कॉलेज में जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर को एक ग्राउंड में इकट्ठा कर दिया गया और वहाँ पे जहानत के अकॉर्डिंगली ऑब्जर्वेशन होने लगी है, तो कोई हो सकता है कि वो रिसर्चर जो है कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दे दे, ठीक है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है उसने जहानत का टेस्ट किस तरह से लेना है आपसे,
वो क्या समझता है, उसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होगा। अगर उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये बच्चे जहानत के टेस्ट सॉल्व कर देते हैं तो इनमें से ये बच्चे ज़हीन होंगे, लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट है कि वो कुछ लर्निंग करने के लिए दे रहा है, ठीक है, कि जो चीज़ें जल्दी याद करेंगे इसके अकॉर्डिंगली वो वाले स्टूडेंट्स ज़हीन है, तो पहले उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो इंटेलिजेंस को समझता क्या है, जल्दी याद कर लेना या जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का जवाब दे देना, या कोई इंटेलिजेंस टेस्ट को जल्दी सॉल्व करके अच्छे मार्क्स ले लेना। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ना प्री जजमेंट एक बात का नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में वन थिंग जो है वो हमें समझनी होगी, जो रिसर्चर है उसको ये बात अपने जहन में रखनी होगी, और वो ये है कि उसकी अपनी पर्सनल ओपिनियन इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए, हरगिज़ शामिल नहीं होनी चाहिए। जिसको हम प्री जजमेंट कहते हैं उससे रिजल्ट अफेक्ट होगा। लेट्स से कि अगर रिसर्चर है, और चलें अगर मैं अपना बता लेती हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ और मैं रिसर्च कर रही हूँ, और मैं इस बात की कायल हूँ जो कि बॉयज़ हैं वो एग्रेसिव होते हैं और गर्ल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पोलाइट होती हैं। तो मेरी जो अपनी राय है, मेरी ओपिनियन जो है, या मेरी जो प्री जजमेंट है, अभी तो मैंने जज भी नहीं किया, लेकिन ये जो मेरी प्री जजमेंट है, या मैंने तासुब जो मैंने अपने जहन में बनाया हुआ है, तो हो सकता है कि मेरा रिजल्ट इस वजह से इफेक्ट हो जाए। ठीक है, तो रिसर्चर की अपनी राय जो है वो रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। चलेंगे। अच्छा, इस मसले के हल के लिए ये भी एक चीज़ ज़रूरी है कि हाइपोथेसिस जो है, अपना जो मफरूज़ा है, वो कभी भी जिसके ऊपर आप कर रहे हो उसको जो है ज़ाहिर ना किया जाए। ओके, उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास, एक तो इंट्रोस्पेक्शन हो गया, सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, एक्सटर्नल हो गया, दूसरों के किरदार का जायज़ा लेना, दूसरों के ऑब्जर्वेशन करना, नेचुरलिस्टिक बड़े मैदान में कुदरती माहौल में ऑब्जर्वेशन करना, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को बाजू का लैब में एडजस्ट करना भी मुश्किल होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जो हमारा नेक्स्ट जो मेथड है वो है जी फील्ड स्टडी मेथड है। ठीक है, फील्ड स्टडी मेथड, फील्ड स्टडी ऑब्जर्वेशन। तो बेसिकली ये भी लैब्स में नहीं होता, ये भी नेचुरल इन्वायरमेंट में ही होता है, ये भी किसी भी लेबॉर्ट्री के बाहर होता है ये एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि नेचुरलिस्टिक में भी यही हो रहा है, फील्ड स्टडी में भी हो रहा है, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस क्या है? सिमिलैरिटी होने के बावजूद भी इनमें डिफरेंस है, बहुत आसान है। वो डिफरेंस क्या है कि नेचुरलिस्टिक में क्या होता है, जो रिसर्चर है बाज़ औक़ात अपने आप को जाहिर करता है या पोशीदा कर लेता है, या ज़्यादातर वो नेचुरलिस्टिक में क्या करता है, छुपा के रखता है। ओके जी।